हेलो। हेलो। देखिए, सर्वप्रथम आप लोगों को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए जो भी संभव प्रयास किया जाना चाहिए, ये आशा और विश्वास किया जाता है कि आप लोग उसको करेंगे। देखिए, सीआरपीसी में आपका जो चल रहा था सेक्शन 167, लगातार इससे मेंस में क्वेश्चन बनता है और थोड़ा बड़ा क्वेश्चन भी है, इसमें भी शक नहीं है। और कल आपका बताया जा रहा था कि क्वेश्चन ये बनता है कि जब 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन पूरा न किया जा सके तो क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा। तो इसके लिए आपका मॉडल कल बताया गया था कि जब 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन पूरा न हो सके और अभियुक्त गिरफ्तार हैं और यह दृढ़ आधार है कि अभियुक्त ने अपराध किया है, तो ऐसी दशा में निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियुक्त को भी पेश किया जाएगा और डायरी की प्रतिलिपि पेश की जाएगी। ये आपको बताया गया। फिर बताया गया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट कितने दिन के लिए एक बार में अधिकतम अभिरक्षा में भेज सकता है अभियुक्त को, तो 15 दिन के लिए। फिर बताया गया कि जो प्रथम 15 दिन का समय होता है उसमें मजिस्ट्रेट अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भी और पुलिस अभिरक्षा में भी भेज सकता है। यानी कि इंटरव्यू में भी बनता है क्या न्यायिक अभिरक्षा पुलिस अभिरक्षा में कन्वर्ट हो सकती है कि नहीं, और क्या पुलिस अभिरक्षा न्यायिक अभिरक्षा में कन्वर्ट की जा सकती है कि नहीं। तो ये हो सकता है, लेकिन गिरफ्तारी के प्रथम 15 दिन के अंदर। जैसे ही 15 दिन बीतता है उसके बाद 15-15 दिन के लिए मजिस्ट्रेट अभियुक्त को अभिरक्षा में भेज सकता है, लेकिन वह अभिरक्षा केवल जुडिशियल कस्टडी होगी, न्यायिक अभिरक्षा। इसके बाद आपका बताया गया था कि 15-15 दिन आखिर एक बार में अधिकतम भेजा जा रहा है, तो कितने दिन तक ये भेजा जाएगा। तो आपका दो समय बताया गया था, 90 दिन और 60 दिन, ये भी याद रखना है। यदि अभियुक्त ने ऐसा अपराध किया है जिसमें दंड मृत्यु दंड हो या आजीवन कारावास हो या 10 वर्ष का कारावास हो या 10 वर्ष से अधिक का कारावास हो और इन्वेस्टिगेशन उसके गिरफ्तार किए जाने के 90 दिन के अंदर पूरा नहीं होता, तो अभियुक्त जमानत पाने का हकदार होगा, साधिकार जमानत मांगेगा। और यदि अपराध जिसमें दंड का प्रावधान 10 वर्ष से कम हो और इन्वेस्टिगेशन 60 दिन में पूरा नहीं होता, तो अभियुक्त जमानत पाने का हकदार होगा। ये इंटरव्यू में भी क्वेश्चन बन रहा है। डिफ़ॉल्ट बेल क्या है, व्यतिक्रम के कारण जमानत क्या है, चूक के कारण जमानत क्या है, तो इसी को डिफ़ॉल्ट बेल भी कहा जाता है। इसके बाद आपको बताया गया था कि अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में तभी भेजा जाएगा जब अभियुक्त शारीरिक तौर पे न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया हो। लेकिन न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के लिए शारीरिक रूप से पेश किया जाना आवश्यक नहीं है। ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से, यानी कि श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से अगर प्रस्तुत कर दिया गया है अभियुक्त, तो उसे जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा सकता है।
यानी कि न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के लिए व्यक्तिगत रूप से भी पेशी हो सकती है, ऑडियो वीडियो के माध्यम से भी, लेकिन पुलिस अभिरक्षा में भेजने के लिए पेशी व्यक्तिगत रूप से होनी आवश्यक है। इसके बाद ये बताया गया कि 60 या 90 दिन के बाद आपका डिफ़ॉल्ट बेल मिलती है, लेकिन जमानत तभी दी जाएगी जब अभियुक्त इसकी मांग करता है, यानी कि अभियुक्त को बेल की मांग करनी होगी। फिर आपका बताया गया कि कोई द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में नहीं भेज सकता, जबकि न्यायिक अभिरक्षा में भेज सकता है। सेकेंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट किसी अभियुक्त को पुलिस रिमांड में तभी दे सकता है जब उच्च न्यायालय द्वारा इसके लिए स्पेशल रूप से वह सशक्त किया गया हो, अथराइज किया गया हो। अब आइए क्लास 2A यानी कि सेक्शन 167 का क्लास 2A फिर एक बार बता दिया जाए। इन धाराओं को आप अच्छे से पढ़ेंगे। अब आपका मेंस में लगातार यहाँ से क्वेश्चन बनता है। आइए आपका देखा जाए आपका क्लास 2A। जहाँ तक 2A की बात है, 2A आपका संशोधन करके CRPC में जोड़ा गया, 1978 ईस्वी में जोड़ा गया। देखिए इसमें क्या बातें बताई गई हैं। यदि न्यायिक मजिस्ट्रेट उपलब्ध न हो, यानी कि अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट उपलब्ध न हो, तो अभियुक्त को कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जा सकता है, लेकिन सभी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष नहीं, बल्कि केवल उस कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष जिसे जुडिशियल पावर प्राप्त हो, यानी कि न्यायिक शक्ति प्राप्त हो। फिर एक बार इसको देखिए। यदि न्यायिक मजिस्ट्रेट उपलब्ध न हो, तो पुलिस अधिकारी अभियुक्त को ऐसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर सकती हैं जिसे न्यायिक शक्ति प्रदान की गई हो। ऐसा कार्यपालक मजिस्ट्रेट अभियुक्त को अधिकतम 7 डेज तक, ये आपका अच्छे से तैयार रखना है, ऐसा कार्यपालक मजिस्ट्रेट अभियुक्त को अधिकतम 7 दिन तक अभिरक्षा में भेज सकता है, चाहे पुलिस अभिरक्षा में भेजे या न्यायिक अभिरक्षा में भेजे, लेकिन कार्यपालक मजिस्ट्रेट को अधिकतम 7 डेज तक ही, 7 दिन तक ही अभिरक्षा में भेजने का अधिकार होता है और 7 दिन के बाद उसे कोई राइट नहीं है। यानी कि चूंकि ये आपातकाल के लिए बना है, अतः ऐसी दशा में 7 दिन तक के लिए इनको पावर दिया गया है। तत्पश्चात ये अभिरक्षा में भेजकर और जो दस्तावेज इत्यादि होगा वह सक्षम अधिकारिता वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेज देंगे और अभियुक्त को भी न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहाँ उसके बाद पेश किया जाएगा और न्यायिक मजिस्ट्रेट जो उचित हो वह आदेश पारित कर सकेगा। इसके बाद आपका कह सकते हैं कि खंड 3 देखना है। इस धारा के अधीन पुलिस अभिरक्षा में निरोध प्राधिकृत करने वाला मजिस्ट्रेट ऐसा करने के अपने कारण अभिलिखित करेगा। यानी कि अगर अभियुक्त को पुलिस कस्टडी में भेजा जाता है तो मजिस्ट्रेट द्वारा उसका रीजन लिखा जाएगा, और अगर जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है तो रीजन लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये क्लास 3 कारण बताता है।
क्लास 4 देखिए, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से भिन्न कोई मजिस्ट्रेट जो ऐसा आदेश दे, अपने आदेश की एक प्रति आदेश देने के अपने कारणों सहित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजेगा। यानी कि ये भी एक लाइन का आपका कह सकते हैं कि खंड है कि अगर सीजीएम के अलावा कोई अन्य जुडिशियल मजिस्ट्रेट अभियुक्त को कस्टडी में भेजता है तो ऐसी दशा में वह अपने आदेश की एक प्रति आदेश के कारणों सहित सीजीएम को भेजेगा। खंड 5 आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्लास 5 से अलग से मेंस में क्वेश्चन बनता है, इंटरव्यू में भी क्वेश्चन बनता है। देखिए पहले मॉडल बना लिया जाए तब आपका शुरू किया जाए। देखिए मॉडल ये बना है कि क्या कोई मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन को रोक सकता है, तो आपका जवाब रहेगा कि सामान्यतः कोई मजिस्ट्रेट अन्वेषण को रोकने का अधिकार नहीं रखता। अन्वेषण को रोकने का अधिकार केवल उच्चतम न्यायालय को और उच्च न्यायालय को प्राप्त है, लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। सेक्शन 167 के क्लास 5 में कुछ ऐसी दशा दी गई है जहां की मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन को स्टॉप कर सकता है, रोक सकता है। ये दशा निम्नलिखित है। यानी कि भूमिका 3-4 लाइन बांध के और आपका क्लास 5 में और रोक दिया गया है तो क्या उपाय है। क्लास 6 में दोनों क्लास टिप्पणी में ही आता है, दोनों क्लास आप लिखेंगे। देखिए, यदि समन मामले के रूप में मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय किसी मामले में अन्वेषण अभियुक्त के गिरफ्तार किए जाने की तारीख से 6 मास की अवधि के भीतर समाप्त नहीं होता, तो मजिस्ट्रेट अपराध में आगे और अन्वेषण को रोकने के लिए आदेश करेगा। यानी कि इस बेरेट को तोड़ लिया जाए। आपका जो विचारण चल रहा है वह समन मामला जैसा चल रहा है, पहला। दूसरा, अभियुक्त अरेस्ट किया गया है, गिरफ्तार किया गया है। तीसरा पॉइंट आया कि 6 गिरफ्तारी के 6 मास के अंदर इन्वेस्टिगेशन पूरा न हुआ हो। अगर उपर्युक्त तीनों दशाएं मौजूद हों तो मजिस्ट्रेट आगे और अन्वेषण किया जाना रोकेगा। लेकिन ये विधि का पूर्ण नियम नहीं है। मजिस्ट्रेट आगे अन्वेषण किए जाने से रोकने से इनकार भी कर सकता है और अन्वेषण को जारी रख सकता है। ये कब, इसके बाद शब्द देखिए, आदेश करेगा जब तक अन्वेषण करने वाला अधिकारी मजिस्ट्रेट का समाधान नहीं कर देता कि विशेष कारणों से और न्याय के हित में 6 मास की अवधि के आगे अन्वेषण करना जारी रखना आवश्यक है। यानी कि 6 माह के बाद भी अन्वेषण को रोकने से इनकार कर सकता है मजिस्ट्रेट अगर अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट को यह विश्वास दिला देता है कि स्पेशल कारण से और न्याय के हित में, यानी कि ये स्पेशल कारण है और जस्टिस के इंटरेस्ट में यह आवश्यक है कि 6 माह बाद भी अन्वेषण जारी रखा जाए, तो मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन रोकने से इनकार कर सकता है। अब इसी के साथ आपका क्लास
6 भी आपको पढ़ना है। और क्लास 6 में दिया गया है कि यदि मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन को रोक देता है तो उसके विरुद्ध क्या रेमेडी है, क्या उपचार हैं। देखिए उपचार, जहां उपधारा 5 के अधीन किसी अपराध का आगे और अन्वेषण रोकने के लिए आदेश दिया गया है, वहां यदि सत्र न्यायालय का उसे आवेदन दिए जाने पर या अन्यथा समाधान हो जाता है कि उस अपराध का आगे और अन्वेषण किया जाना चाहिए, तो वह उपधारा 5 के अधीन किए गए आदेश को रद्द कर सकता है और यह निर्देश दे सकता है कि जमानत और अन्य मामलों के बारे में ऐसे निर्देशों के अधीन रहते हुए जो वह विनिर्दिष्ट करे, अपराध का आगे और अन्वेषण किया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि यदि मजिस्ट्रेट ने इन्वेस्टिगेशन को रोक दिया है तब इसके विरुद्ध उपचार यह है कि सत्र न्यायालय में आवेदन दिया जा सकता है या अन्य किसी तरीके से सत्र न्यायालय अगर चाहें तो इन्वेस्टिगेशन को रोकने का आदेश रद्द कर सकता है और इन्वेस्टिगेशन जारी रखने का आदेश दे सकता है। जो मुख्य बात इसमें निकली, तो कहाँ आवेदन दिया जाएगा इसके खिलाफ? कोर्ट ऑफ सेशन में। कोर्ट ऑफ सेशन क्या कर सकता है? तो मजिस्ट्रेट के आदेश को क्या कर सकता है, चाहे तो कैंसिल और अन्वेषण 6 मास के बाद भी जारी रखने का आदेश दे सकता है। इस प्रकार आपका 167 समाप्त हुई। मुख्य रूप से इसमें जो आपको मैंने गौर करना है, क्लाज 1, क्लाज 2, क्लाज 2A गौर करना है, क्लाज 5 गौर करना है और 6 भी। देखिए अलग अलग आपका टिप्पणी में भी बताया गया, कल से ही बताया जा रहा है, अलग अलग मॉडल भी बनता है प्री और इंटरव्यू दोनों में। आइए 167 के बाद देखा जाए 168। 168 ये बताती हैं कि अधीनस्थ पुलिस अधिकारी द्वारा अन्वेषण की रिपोर्ट, यानी कि अगर कोई कह सकते हैं कि थाने के भार साधक अधिकारी से नीचे का पुलिस अधिकारी अन्वेषण करता है तो वह अपने अन्वेषण की रिपोर्ट थाने के भार साधक अधिकारी को देगा और थाने का भार साधक अधिकारी SHO ये डिसाइड करेंगे कि क्या आपका और अन्वेषण किया जाए, ये रिपोर्ट न्यायालय को भेजी जाए या किसी अन्य पुलिस अधिकारी को अन्वेषण करने के लिए सौंप दिया जाए। यानी कि कुल मिलाकर ये आया कि अन्वेषण सही ढंग से हो, अन्वेषण के लिए जिम्मेदारी थाने के भार साधक अधिकारी की होती है। एक लाइन में 168 में ये बता दिया गया है। इसके बाद आइए आपका 169 देखा जाए। जब साक्ष्य अपर्याप्त हो तब अभियुक्त का छोड़ा जाना, यानी कि अगर पुलिस को लगता है कि अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य अपर्याप्त हैं, यानी कि तो ऐसी दशा में यदि अभियुक्त कस्टडी में है तो पुलिस उसे बंध पत्र भरवाकर छोड़ देगी और रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजेगी। इसी को FR कहा जाता है, फाइनल रिपोर्ट कहा जाता है, क्लोजर रिपोर्ट कहा जाता है। लेकिन ये जो रिपोर्ट भेजी जाती है अभी आपका डिटेल में पढ़ाया जाएगा सेक्शन 173 के क्लाज 2 में भेजी जाती हैं। तो 169 को जब डिटेल में हम पढ़ाएंगे,
जब 173 पढ़ाएंगे, वहाँ से कोरिलेट करना है। आइए धारा 170, जब साक्ष्य पर्याप्त हैं तब मामले का मजिस्ट्रेट के पास भेजना, ये भी आपका 173 के साथ कोरिलेट करके चलेगा। 171 धारा देखिए, परिवादी और साक्षियों से पुलिस अधिकारी के साथ जाने की अपेक्षा न किया जाना और उनका अवरुद्ध न किया जाना, यानी कि जो कंप्लेंट किया है, जो विटनेस हैं, वह पुलिस अधिकारी के साथ न जाए और पुलिस उन्हें न्यायालय में जाने से अवरोधित न करे। ये सतर्कता का नियम 171 में समाहित किया गया है। यहाँ से कम क्वेश्चन बनता है। अब आइए 172 से फिर आपका क्वेश्चन बनता है। इसको देखा जाए, आपका एक एक करके देखा जाए। देखिए पहले 170 पहले 172 की भूमिका देखी जाए और तब अन्य बातें छोटी छोटी देखी जाए। देखिए आपका क्वेश्चन क्या बनता है। अन्वेषण ये बन सकता है कि केस डायरी से आप क्या समझते हैं, यानी कि सीडी से आप क्या समझते हैं, इसका साक्ष्य में क्या महत्व होता है, या केस डायरी लिखने के नियम बताइए, सीडी लिखने के नियम बताइए। टिप्पणी में ये क्वेश्चन आ सकता है। इस क्वेश्चन को भी एक एक छोटी छोटी बातें पहले समझिए। आपका जो छोटी छोटी बातें हैं वह पहले बता दिया जाए और तब आपका बेयर एक्ट बताया जाए। कह सकते हैं कि छोटी बातें और तत्पश्चात बेयर एक्ट की भाषा। देखिए पहले सामान्य बातें। सामान्य बात आपको ये समझना है कि प्रत्येक अपराध के इन्वेस्टिगेशन के लिए एक अलग डायरी होती है, जिसमें कि अपराध के बारे में सब कुछ विस्तृत रूप से लिखा जाता है। यह डायरी जिल्द वाइज होती है, पृष्ठांकित होती है, और डायरी में आपका कह सकते हैं कि डायरी में हस्ताक्षर होते हैं और डायरी पर थाने की मुद्रा लगी रहती है। प्रत्येक अपराध के अन्वेषण की जो भी बातें हैं, जैसे कि एफआईआर उतारा जाए, उस पर एफआईआर किस समय प्राप्त हुआ, आईओ या अन्वेषण अधिकारी किनसे पूछताछ किया, किन्होंने क्या क्या बताया, और अंत में डायरी में निष्कर्ष निकाला जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि घटना के बारे में विस्तृत वर्णन पुलिस जिस डायरी में लिखती है, एफआईआर से लेकर लास्ट तक, उसे केस डायरी कहा जाता है। तो ऐसी दशा में अब ये पूछा जाता है कि सीडी या केस डायरी का एविडेंस में क्या महत्व है। तो बस एक लाइन जानना है कि न्यायालय इंक्वायरी और ट्रायल में, यानी कि जांच और विचारण में हेल्प ले सकता है। यानी कि पहला ऑप्शन ये दिखाना है कि ये सारवान साक्ष्य नहीं होता, बल्कि न्यायालय जांच या विचारण में सहायता ले सकता है। ये भी है कि केवल केस डायरी में पुलिस द्वारा बातें लिख देने मात्र से किसी अभियुक्त को दंडित नहीं किया जा सकता। हेल्पिंग नेचर की होती हैं,
तो आइए अब आपका डिटेल में देखा जाए 172। देखिए अब बेयर एक्ट की भाषा आपका क्या कहा गया है। अन्वेषण में कार्यवाहियों की डायरी। देखिए प्रत्येक पुलिस अधिकारी जो इस अध्याय के अधीन अन्वेषण करता है, अन्वेषण में की अन्वेषण में की गई अपनी कार्यवाही को दिन प्रतिदिन एक डायरी में लिखेगा। यानी कि इस डायरी में बातें डेली बाय डेली लिखी जाती हैं, जिसमें वह समय जब उसे इत्तिला मिले, यानी कि अपराध की सूचना किस समय मिली, वह समय जब उसने अन्वेषण प्रारंभ किया, यानी कि तफ्तीश या विवेचना या इन्वेस्टिगेशन किस समय उसने प्रारंभ किया, और जब समाप्त किया वह स्थान जहाँ जहाँ गया, और अन्वेषण द्वारा क्या निकला रिजल्ट, यानी कि अभिनिश्चित परिस्थिति का विवरण, यानी कि किस परिस्थिति में ये घटना घटित हुई, सब कुछ लिखा जाएगा। फिर जो गवाहों की परीक्षा होती है 161 के तहत, वह परीक्षा भी इस डायरी में अभिलिखित की जाएगी। इसके बाद कहा गया है कि यह डायरी जिल्द वाइज होगी और पृष्ठांकित होगी, तो पन्ना बिखरा नहीं होगा, जिल्द वाइज होगी और पृष्ठांकित होगी। आइए क्लास 2 देखा जाए। क्लास 2 और 3 एविडेंस में किस रूप में इस डायरी का यूज किया जाएगा वो बताता है। देखिए क्लास 2, कोई दंड न्यायालय ऐसे न्यायालय में जांच या विचारण के अधीन मामले की पुलिस डायरियों को मंगा सकता है। यानी कि कोई दंड न्यायालय जांच या विचारण के दौरान ऐसी सीडी को मंगा सकता है, और ऐसी डायरियों के मामले में साक्ष्य के रूप में तो नहीं, किंतु ऐसी जांच या विचारण में अपनी सहायता के लिए उपयोग में ला सकता है। यानी कि साक्ष्य के रूप में तो उपयोग में नहीं लाया जाएगा, लेकिन ऐसा न्यायालय जांच और विचारण में हेल्प के लिए, ये अंडरलाइन करना है, सहायता के लिए इसे अपने उपयोग में ला सकता है। यानी कि डायरी में कही गई बातें सारवान साक्ष्य नहीं होती, न ही संपोषक साक्ष्य होती हैं, बल्कि केवल और केवल हेल्पिंग नेचर का होती हैं। ये अच्छे से तैयार रखना है। क्लास 3 देखिए, ये भी महत्वपूर्ण है। यहाँ से एविडेंस की भी कुछ बातें आपको जोड़नी पड़ेंगी। देखिए एविडेंस की कुछ बातों को जोड़ा जाए, और साक्ष्य अधिनियम की कम से कम 3-4 धाराएं जोड़कर पढ़िएगा। साक्ष्य अधिनियम की धारा 159, 16, 161 और 145, यानी कि तीसरे क्लास से आपका साक्ष्य अधिनियम की 4 धाराएं, साक्ष्य अधिनियम की 4 धाराएं को रिलेट करके पढ़नी है। अर्थात जब भी तीसरा क्लास पढ़िएगा, साक्ष्य अधिनियम की 4 धाराएं को रिलेट करके लिखना भी है मेंस में और पढ़ना भी। लेकिन सबसे पहले आपका बेयर एक्ट बताया जाए, और तब इन 4 धाराओं पर उस बेयर एक्ट को कसा जाए। देखिए बेयर एक्ट क्या कहता है। क्लास 3, न तो अभियुक्त और न ही उसके अभिकर्ता ऐसी डायरियों को मांगने के हकदार होंगे। यानी कि जब एक बार केस डायरी न्यायालय में
प्रस्तुत कर दी गई, तो ऐसी दशा में न तो अभियुक्त और न ही अभियुक्त का एजेंट यानी कि अभियुक्त का अधिवक्ता ऐसी डायरियों को मांगने के हकदार होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इस डायरी को अभियुक्त या उसका अधिवक्ता मांग नहीं सकता और न वह या वे केवल इस कारण उन्हें देखने के हकदार होंगे कि वे न्यायालय द्वारा देखी गई है। यानी कि अभियुक्त या उसका अभिकर्ता यह भी नहीं कह सकता कि यह सीडी न्यायालय द्वारा देखी गई है, अतः हमें दिखाई जाए। यानी कि सामान्यतः ये नियम निकला इतने से कि न तो अभियुक्त न ही अभियुक्त का एजेंट इस डायरी को देखने मांगने के हकदार होंगे, न ही देखने के हकदार होंगे। किंतु यदि वे उस पुलिस अधिकारी द्वारा जिसने उन्हें लिखा है अपनी स्मृति को ताज़ा करने के लिए उपयोग में लाई जाती हैं, या यदि न्यायालय उन्हें ऐसे पुलिस अधिकारी की बातों का खंडन करने के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाता है, तो इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 161 या धारा 145 के उपबंध लागू होंगे। अब पूरा देखिए, तब आपका एविडेंस का 4 सेक्शन कवर किया जाए। फिर एक बार इसको अपनी भाषा में देखिए। केस डायरी को न तो अभियुक्त और न ही उसका अभिकर्ता मांगने का हकदार होगा, और केवल इस कारण से कि सीडी को केस डायरी को न्यायालय ने देखा है, इस आधार पर भी अभियुक्त या उसका एजेंट सीडी को देखने का हकदार नहीं होगा। लेकिन यदि सीडी लिखने वाले यानी कि आईओ या अन्वेषण अधिकारी ने सीडी देखकर अपनी मेमोरी रिफ्रेश की है, स्मृति ताज़ा की है, मेमोरी को रिफ्रेश किया है, तो तब ऐसी दशा में अभियुक्त सीडी की उतनी बातों को जानने का अधिकार रखता है जितनी बातों को देखकर आईओ ने अपनी स्मृति को ताज़ा किया है। और दूसरी बात ये बताई गई है कि अगर पुलिस अधिकारी की बातों का खंडन करना है, तो पुलिस अधिकारी की बातों का खंडन करने के लिए सीडी का उपयोग, केस डायरी का उपयोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 के तहत खंडन के लिए किया जा सकता है, यानी कि आपका कंट्राडिक्शन के लिए, संपुष्टि के लिए नहीं। अब आइए एविडेंस में देखना पड़ेगा। एविडेंस की धारा 159 के तहत मेमोरी रिफ्रेश की जाती है, स्मृति को ताज़ा किया जाता है। जब स्मृति ताज़ा कर ली गई, तो स्मृति ताज़ा करने के बाद 15160 के तहत आपका बयान दिया जाता है, गवाही दी जाती है, और विपक्षी का अधिकार 161 में दिया गया है। यानी कि आईओ ने 159 के तहत मेमोरी रिफ्रेश की, 160 के तहत आपका गवाही दिया, तो अभियुक्त को ये अधिकार 161 देती है कि वह सीडी की उतनी बातों को देखे जितनी बातें आईओ ने स्मृति ताज़ा करने के लिए देखी है। और आपका तब अभियुक्त मांग सकता है, लेकिन कितनी
अब सीडी की बातें दिखाई जाएंगी। जितने से आईओ ने क्या किया है, स्मृति अपनी ताजी की है। और यदि न्यायालय की राय में जो आईओ है उसकी बातों का खंडन करना है, यानी कि कंट्राडिक्शन करना है, तो इस सीडी का प्रयोग 145 एविडेंस के तहत खंडन के लिए, उसकी बातों का खंडन करने के लिए किया जा सकता है। इस प्रकार आपका 172 आपका अगर आ जाए तो कम से कम इतना तैयार रखिए कि अपनी भाषा में भी लिख सकें। 173 से आपका लगातार इंटरव्यू में तो क्वेश्चन बनता ही है। आपका प्री में भी क्वेश्चन बनता है, जे में भी इस बार बना था, इंटरव्यू में भी बनता है, मेंस में भी बनता है। यानी कि 3 एंगल से इसे देखना है, क्योंकि अब इन्वेस्टिगेशन की समाप्ति होगी और समाप्ति के बाद पुलिस अधिकारी द्वारा आपका रिपोर्ट भेजी जाएगी। देखिए, पहले आपका अन्वेषण का समय बताया जाए। जहाँ तक अगर इन्वेस्टिगेशन का टाइम इंटरव्यू में पूछे या मेंस में पूछ ले, तो आपका एंगल देखिए कैसे कवर करना है। पहला एंगल ये है कि सामान्यतः आप घटना स्थल पर ही अन्वेषण पूरा कर लीजिए। कहाँ कर लीजिए? घटना स्थल पर। घटना स्थल पर नहीं होता तो आपका 57 कहती हैं कि 24 घंटे में कर लीजिए। अगर 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता तो 167 आपका आ जाती हैं और ये बताती हैं कि आप अन्वेषण कर लीजिए। आपका 10 वर्ष से कम का दंड है तो कितने दिनों के अंदर? 60 दिन के अंदर। और अगर 10 वर्ष या उससे अधिक का आपका है तो कितने दिन के अंदर? 90 दिन। इसके बाद आपका स्पीडी इन्वेस्टिगेशन भी पढ़ना है। स्पीडी अन्वेषण क्या होता है, और तत्पश्चात आपका अगर किसी शिष्य के साथ दुराचार हुआ है, यानी कि किसी शिष्य के साथ दुराचार हुआ है, तो 173 1A भी पढ़ना है। स्पीडी अन्वेषण में 173 1 पढ़ना है। स्पीडी इन्वेस्टिगेशन में आपका पहले इतना देखिए, तब आपका 173 से तोड़ तोड़ कर भी मेंस में क्वेश्चन आते हैं। और आपका अलग अलग 3-4 मॉडल बताया जाए जो छोटे छोटे वर्तमान में क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए, आपका एकदम शुरुआती दौर से चला जाए। न्याय हित में यह आवश्यक है या न्याय की हत्या को रोकने के लिए या घोर अन्याय को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि पुलिस अधिकारी द्वारा त्वरित विवेचना या स्पीडी इन्वेस्टिगेशन किया जाए। आपका इसके लिए आपका जो प्रावधान किया गया है वह सीआरपीसी की धारा 173 के क्लाज 1 में किया गया है। देखिए, बैरक की भाषा क्या कहती है, हेडिंग पहले देख लिया जाए। अन्वेषण के समाप्त हो जाने पर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट। पहला क्लास देखिए, इस अध्याय के अधीन किया जाने वाला प्रत्येक अन्वेषण अनावश्यक विलंब के पूरा किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ
कि अध्याय 12 के तहत पुलिस अधिकारी जब भी इन्वेस्टिगेशन करे, जब भी अन्वेषण करे, अनावश्यक विलंब के पूरा करे, अर्थात उसमें विलंब न किया जाए, देर न किया जाए। चूँकि अनावश्यक विलंब शब्द लिखा गया है, इसीलिए ये कहा जाता है कि स्पीडी इन्वेस्टिगेशन या त्वरित विचारण या शीघ्र विचारण नहीं, शीघ्र अन्वेषण या त्वरित अन्वेषण या स्पीडी इन्वेस्टिगेशन का प्रावधान आपका 173 के क्लाज 1 में समाहित है। अब समय आ जाइए, सामान्यतः अन्वेषण घटना स्थल पर ही पूरा कर लिया जाना चाहिए। यानी कि अगर संभव हो तो पुलिस अधिकारी घटना स्थल पर जाए और वहीं अन्वेषण पूरा कर ले। अगर घटना स्थल पर अन्वेषण पूरा नहीं होता, अभियुक्त अरेस्ट कर लिया गया है, तो दूसरा आपका आया सेक्शन 57 की इन्वेस्टिगेशन, जो गिरफ्तार किए जाने के अभियुक्त के 24 आवर्स के अंदर यानी कि 24 घंटे के अंदर पूरा कर लिया जाना चाहिए। अगर 24 घंटे में भी अन्वेषण पूरा नहीं होता तो सीआरपीसी की धारा 167 के तहत अभियुक्त को निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाएगा और तत्पश्चात यदि ऐसा अपराध अभियुक्त ने किया हो जिसमें दंड, मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 10 वर्ष या उससे अधिक का कारावास का दंड है, तो 90 दिन में पूरा कर लेना चाहिए गिरफ्तारी के। और अगर 10 वर्ष से कम की सज़ा है तो 60 दिन में। और यदि इस 90 या 60 दिन में जैसी भी स्थिति हो अन्वेषण पूरा नहीं किया जाता, तो अभियुक्त अगर वह अभिरक्षा में है तो साधिकार जमानत मांगने का उसे हक होगा। और इसके बाद कितने दिन में पूरा किया जाए अन्वेषण, आपका कोई कानून समय नहीं लगाता, यानी कि इसके बाद कोई समय निर्धारित नहीं है। ये एक आपका नियम बताया गया। लेकिन 173 के क्लाज 1A में जो आपका पूछा भी गया था जे में, इस बार प्री में भी 173 1A, यह जोड़ा गया आपका, कह सकते हैं कि 2008 में जोड़ा गया और फिर आपका 2018 में, ये 2008 में इसे जोड़ा गया, ये भी याद रखना है। यानी कि 2008 में इसे जोड़ा गया और 2018 में इसमें फिर आपका इसे इसमें संशोधन भी किया गया। यानी कि आपका समय चेंज किया गया, कुछ धाराएं दुराचार की। देखिए, पर पहले 3 मास था, अब आपका 2 मास कर दिया गया। देखिए क्या कहा था, यानी कि दुराचार के कुछ मामलों में, यानी कि अगर आपका शिशु के साथ दुराचार किया गया है तो ऐसी दशा में कह सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन कितने दिनों में पूरा, शिशु नहीं लिखा भाई, देखिए फिर से एक बार बैरक, भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 376A, 376AB, 376B, 376C, 376D, 376DA, 376DB या 376E के अधीन किसी अपराध के
संबंध में अन्वेषण उस तारीख से जिसको पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा इत्तिला अभिलिखित की गई है 2 मास के भीतर पूरा किया जाएगा। पहले ये समय 3 मास था और आपका पहले 3 माह था और 2018 में संशोधन करके इसे 2 मास किया गया है। यानी कि कुल मिलाकर एक लाइन में मामला ये आया कि अगर दुराचार का मामला है तो जिस दिन पुलिस को सूचना मिली अर्थात जिस दिन एफआईआर दर्ज की गई उसके एफआईआर दर्ज किए जाने के अगले आपका 2 मास के भीतर इन्वेस्टिगेशन पूरा किया जाना बाध्यकारी है। चाहे किसी के साथ चाहे शिशु के साथ दुराचार हुआ हो या वयस्क महिला के साथ, ये आपका दोनों के लिए नियम है। फिर एक बार इसको देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस समय पूछा भी जा रहा है। अगर किसी महिला के साथ दुराचार या रेप की घटना हुई है तो जिस तारीख को या जिस समय पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को इस अपराध की इत्तिला मिलती है उसके 2 मास के अंदर ऐसे अपराध का इन्वेस्टिगेशन या विवेचना पूरी की जाएगी। ये आपका अन्वेषण का टाइम बताया गया। यानी कि इतनी बातें अगर समय आए तो इतनी धाराएं और इतनी बातें कोरिलेट करेंगे। आपका 15 मिनट का ब्रेक रहेगा और आज सीआरपीसी चलेगी क्योंकि थोड़ा कोर्स को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि भाई समय भी नज़दीक आ रहा है तो थोड़ा बहुत आपका स्पीड बढ़ाया गया।